और निश्चित ही ये वेबिनार आपके दिनचर्या में, आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा। तो आइए चालू करते हैं। फर्स्ट स्लाइड में आप देख पा रहे हैं कि मोर देन 1 in 4 वुमेन एज ऑफ 16 to 25 ईयर एज हैविंग एनी काइंड ऑफ मेंटल प्रॉब्लम्स। प्रत्येक 4 में से एक महिला किसी न किसी प्रकार के मानसिक बीमारियों से ग्रसित होती है, मानसिक समस्याओं से जूझ रही होती है। और मैं डॉक्टर धीरेन्द्र मिश्रा, MD DNB सेक्रेटरी एंड अभी मैं सहायक प्राध्यापक के रूप में मानसिक रोग विभाग श्यामसा चिकित्सा महाविद्यालय में कार्यरत हूँ। और मेरे एरिया ऑफ इंटरेस्ट है मूड डिसऑर्डर, जीरियाट्रिक साइकेट्री एंड मिनिमाइजिंग हॉस्पिटल स्टे इन साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स। बेसिकली मेंटल इलनेसेस को, वुमेन में मेंटल इलनेसेस को हम 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ग्रुप इज डिसऑर्डर आर मोर कॉमन इन वुमेन सच एज डिप्रेशन एंड एंजाइटी। कुछ बीमारियां जो महिलाओं में ज्यादा कॉमन है, जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी। डिसऑर्डर्स दैट आर यूनिक टू वुमेन, ऐसी बीमारियां जो केवल वुमेन्स या महिलाओं में ही होती हैं, जैसे कि प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक सिंड्रोम, पेरीनेटल डिप्रेशन एंड पेरीमेनोपॉजल रिलेटेड डिप्रेशन। कुछ बीमारियां जो महिलाओं और पुरुषों में दोनों में होती हैं, पर अगर ये बीमारियां महिलाओं में आती हैं तो इन बीमारियों के लक्षण और इन बीमारियों का प्रोग्नोसिस कोर्स बदल जाता है। तो मानसिक बीमारियों को महिलाओं में हम 3 ग्रुप में क्लासिफाइड करते हैं। अभी हम एक एक बीमारियों के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट डिसऑर्डर है हमारा डिप्रेशन। डिप्रेशन अफेक्ट अप टू 25% ऑफ द वुमेन एट सम पॉइंट ऑफ इन देयर लाइफ। मतलब महिलाओं के जीवन काल में 25% महिलाओं, मतलब कि 4 में से हर एक महिला में उनके जीवन काल में कभी ना कभी उनको डिप्रेशन हुआ है। और डिप्रेशन मैं यहाँ पे एक बात और स्पष्ट करना चाहूंगा। हम सामान्यतः बोलचाल की भाषा में बात करते हैं कि आज मैं बहुत डिप्रेस हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, और अगले क्षण हमको कोई गुड न्यूज मिलती है और हम तुरंत खुश हो जाते हैं और अगले मोमेंट को हम एंजॉय कर पाते हैं। यहाँ पे जो हमने डिप्रेशन वर्ड यूज किया, ये एक हमारा मूड जो है, मन है, उसको प्रकट करने का वर्ड है। बट हम इस सेमिनार में जो बात कर रहे हैं, डिप्रेशन एक बीमारी की बात कर रहे हैं। और डिप्रेशन एक जो बीमारी है, कई बार इसमें मन दुखी होता है, मूड आपका सैड होता है, बट कई बार ये जरूरी नहीं है। कई बार आपका मन दुखी नहीं है, उसके बाद भी आपको डिप्रेशन बीमारी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम कॉमन बोलचाल की भाषा में जो डिप्रेशन वर्ड यूज करते हैं और यहाँ पे डिप्रेशन बीमारी, दोनों अलग अलग है, ये समझने की जरूरत है। डिप्रेशन इज एन डिबिलिटेटिंग डिसीजेस लिमिटिंग डेली एक्टिविटी। ये एक ऐसी बीमारी है कि जो आपकी दिनचर्या को नियंत्रित कर देती है, कम कर देती है। और अगर आप में कोई क्रोनिक इलनेस है, लाइक आपको आर्थराइटिस है, रीढ़ों का दर्द है, हार्ट की बीमारियां है, डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है, इन रोगों की गंभीरता को भी बढ़ा देती है। इट मीन डिप्रेशन तो खुद एक बीमारी है, और डिप्रेशन होने से जो आप में पहले से जो चली आ रही क्रोनिक इलनेसेस है, बीमारियां हैं, उनकी भी गंभीरता को बढ़ाती है। और सामान्यतः ये जो डिप्रेशन स्टार्ट होता है महिलाओं में, ये अर्ली टीन्स में स्टार्ट होता है, अराउंड 20 ईयर्स के अराउंड अधिकांश महिलाओं में ये डिप्रेशन के लक्षण चालू होते हैं। ठीक है, और डिप्रेशन एक पूरी तरह से एक बायोलॉजिकल इलनेस है, एक शारीरिक बीमारी है, जो कि दिमाग में कुछ न्यूरोकेमिकल्स होते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं, उनके परिवर्तन से होती है। ऐसे समय में कई बार होता है फिजिकल और हमारा जो इमोशनल स्ट्रेस है, वो कई बार डिप्रेशन को प्रेसिपिटेट कर देता है। ठीक है, एक यहाँ पे बहुत ही कॉमन सी धारणा रहती है लोगों में कि अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस है तो आपको डिप्रेशन हो जाएगा, जबकि रियली में ऐसा होता नहीं है। मैं आपको थोड़ा इसमें एक उदाहरण देना चाहूंगा कि हमारे आसपास डायबिटीज से सभी लोग फैमिलियर है ना, मधुमेह बीमारी से। तो पहले ऐसी भ्रांतियां थी कि अगर आप मीठा ज्यादा खाओगे तो आपको डायबिटीज हो जाएगा, पर एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। आप अगर स्वस्थ हैं, आप कितना भी मीठा खाएंगे, आपकी बॉडी उस शुगर को हैंडल कर लेगी। ठीक है, बट अगर आप बीमार हो गए, आपको जो डायबिटीज, जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने वाले हार्मोन्स हैं, वो डिफेक्टेड हो गए, या तो उनका प्रोडक्शन कम हो गया या बॉडी में उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ गई। दोनों ही कंडीशन में आप अगर थोड़ी मात्रा में भी शुगर लेंगे बॉडी में, तो आपका ब्लड शुगर बढ़ जाएगा। सिमिलरली इसी प्रकार से डिप्रेशन में अगर तनाव सभी व्यक्तियों के, महिलाओं के, पुरुषों के जीवन का एक अभिन्न अंग है। हर व्यक्ति की जिंदगी में तनाव होता है, पर उस तनाव को आप मैनेज कर पाते हैं। बट जब कभी अगर आपके बॉडी में, माइंड में जो केमिकल्स हैं, जो इन चीजों को रेगुलेट करते हैं, जो आपके तनाव को, जो आपके मन को अच्छा रखने वाले केमिकल्स हैं, अगर उनमें कोई खराबी आ जाती है, उनमें कमी आ जाती है,
तो थोड़ा सा भी अगर तनाव होता है, फिजिकल इलनेस हो गई या हमको कोई साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो गया, कोई लॉस हुआ, तो डिप्रेशन तुरंत प्रेसिपिटेट हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे एक और बात है कि डिप्रेशन अगर किसी व्यक्ति को हो रहा है तो उसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि वो व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर है या उसकी पर्सनालिटी अनस्टेबल है। डिप्रेशन एक बाकी शारीरिक बीमारियों की तरह भी एक बीमारी है जिसको दवाइयों से और साइकोथेरेपी से पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। अभी हम आते हैं डिप्रेशन के कॉमन सामान्य लक्षण क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला लक्षण जो होता है मन का उदास होना या मन का चिड़चिड़ापन होना। और ये जो आपके मन की उदासी और मन का जो चिड़चिड़ापन है ये लगातार कम से कम 2 हफ्तों तक बना रहना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपका मन सुबह दुखी है और शाम को खुश हो रहा है, शाम को खुश है, ऐसा नहीं। वो जो आपका मन है जो दुखी है, चिड़चिड़ा, वो लंबे समय तक बना रहना चाहिए, कम से कम 2 हफ्ते तक होना चाहिए। इंसोम्निया और नींद की समस्या और नींद आने में डिफिकल्टीज होती है या नींद आपकी जल्दी खुल जा रही है। शरीर में बिना किसी कारण अनावश्यक थकान लगती रहती है। मन में खुद को नुकसान पहुंचाने के आत्महत्या के विचार आना, भूख की कमी। ठीक है, और ऐसे डिप्रेशन के टाइम पे काफी लोग नशे की ओर अग्रसर हो जाते हैं, शराब पीने ज्यादा पीने लगते हैं या कोई अन्य प्रकार के नशे करने लगते हैं। ठीक है, एंजाइटी सिम्टम्स होते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम इज एनिडोनिया। एनिडोनिया मींस इज दैट कि जिन कामों में आपको पहले मजा आता था या जो काम आपको पहले अच्छे लगते थे वो काम अभी आपको डिप्रेशन में बिल्कुल अच्छे लगते। जैसे कि आपको घूमना अच्छा लगता था, आपको टीवी देखना अच्छा लगता था, आपको गाना सुनना अच्छा लगता था। तो अगर आप में डिप्रेशन बीमारी है तो ये बिल्कुल भी इंटरेस्ट आपका खत्म हो जाता है। ठीक है, ये डिप्रेशन के कॉमन साइन सिम्टम्स है। हम अगले इलनेस की ओर बढ़ते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक सिंड्रोम। ये क्या होता है? इसमें बेसिकली होता क्या है कि इंटेंस आप में एकदम से तेजी से मूड चेंजेस होते हैं, आप बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। आप में फिजिकल चेंजेस होते हैं, लाइक कि आपको थकान हो रही है, आपको बैक ऊपर। और चेंजेस कब होते हैं? जब जस्ट बिफोर द आपके मेंसेस स्टार्ट होते हैं उसके पहले। ठीक है, सामान्यतः ऐसा देखा गया कि जब भी मेंसेस स्टार्ट होने वाले होते हैं महिलाओं में या लड़कियों में, तो उसके 2-3 दिन पहले ये सिम्टम्स कॉमन है। ये अधिकांश महिलाओं में होते हैं कि मूड बहुत चिड़चिड़ापन रहता है, आपका दुखी रहती हैं आप, और बॉडी एक होती है, बैक एक होता है, क्रैम्प्स होते हैं। बट अगर ये सिम्टम्स लंबे लंबे चले, दे लास्ट फॉर अप टू 2 वीक्स, अगर ये महीना स्टार्ट होने के आपके 2 हफ्ते पहले से स्टार्ट होके और ये लक्षण चालू हो गए हैं, तो ये एक आपको मानसिक बीमारी हो सकती है जिसको अपन पीएमडीडी बोलते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल। जस्ट मेंसेस स्टार्ट होने के पहले आपका मूड डिस्फोरिक हो जाता है। ठीक है, व्हाट आर द कॉमन सिम्टम्स? क्या क्या इसके सामान्य लक्षण होते हैं? वीक बिफोर योर पीरियड यू मे गेट, महीना स्टार्ट होने के 1 या 2 हफ्ते पहले से ही आप में एकदम से मन दुखी हो जाता है, निराशा मन में आने लगती है, आपका जो सेल्फ स्टीम है, आत्मविश्वास है, वो बहुत कम होने लगता है। आप छोटी छोटी बातों में घबराने लगते हैं, आपको छोटी छोटी बातों में गुस्सा आने लगता है, आप में चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, आप में अत्यधिक थकान महसूस होने लगती है, एंड आप किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट होना अवॉइड करते हो। लगता है कि लोगों के बीच में मिलेंगे तो चिड़चिड़ापन आएगा, इंटरेस्ट भी नहीं रहता है आपका, आपको कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम्स होती हैं, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते अपने वर्क में। आप अगर प्रोफेसर से काम पे जा रहे हैं तो आप अपने काम में कंसंट्रेट नहीं कर पाते उन दिनों, और आपकी नींद में भी परिवर्तन होने लगता है, आपको नींद नहीं आती है। ठीक है, कुछ फिजिकल सिम्टम्स लाइक क्रैम्प्स हो गए हैं, मसल एक्ट हो रही है, ये कॉमन सिम्टम्स है। और अगर ये सिम्टम्स मेंसेस स्टार्ट होने के 1 या 2 हफ्ते पहले भी होने लगते हैं और मेंसेस आने तक ये सिम्टम्स आपको बने रहते हैं, तो इट मींस दैट कि आप में प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर्स है। ठीक है, सामान्यतः ये सिम्टम्स मेंसेस होने के बाद, जैसे मेंसेस स्टार्ट हो जाता है वैसे ही सिम्टम्स आपके धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। क्यों होता है ये प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक सिंड्रोम, क्यों होता है और किसको होता है? तो ये बेसिकली मेंसेस जैसे ही स्टार्ट होने वाले होते हैं, आपकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। बेसिकली एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन 2 हार्मोन्स होते हैं जो आपके मेंसेस को रेगुलेट करते हैं। और जस्ट मेंसेस स्टार्ट होने वाले होते हैं तो इनका लेवल सडनली काफी कम हो जाता है, काफी लो हो जाता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। और जैसे इनका हार्मोनल लेवल कम होता है तो आपके मूड में, बिहेवियर में और फिजिकल चेंजेस आने चालू हो जाते हैं। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, इन चीजों को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन द सिम्टम्स। अगर सिम्टम्स माइल्ड है, ठीक है, तो माइल्ड सिम्टम्स है तो इसको आप माइल्ड सिम्टम्स को आप अपने लाइफस्टाइल में चेंज करके काफी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे कि हेल्दी डाइट अगर आपने, एंड रेगुलर एक्सरसाइजेस करें, आप जंक फूड्स अवॉइड करें। ठीक है, साल्टी फूड्स
अवॉइड करें। कैफीन, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, ये चीजें अवॉइड करें। मोस्टली कॉमनली ये देखा जाता है कि जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं वो सुबह से जाती हैं, दोपहर के टाइम पे, ऑफिस के टाइम पे, शाम को चाय पे कॉफी पी रही हैं, कैफीन लाइक कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आप पी रहे हैं, सभी में कैफीन रहता है। जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स है ऑलमोस्ट सभी में कैफीन एंड आर्टिफिशियल स्वीटनर्स रहता है। और ये चीजें अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं तो जस्ट बिफोर मेंसेज ये आपकी प्रॉब्लम को बढ़ा सकते हैं। तो अपन को इन चीजों को अवॉइड करना है। आप प्रॉपर स्लीप लें और पर्याप्त मात्रा में पानी पिए। स्ट्रेस रिड्यूसिंग एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं या मेडिटेशन कर सकते हैं। और अगर ये सिम्टम बहुत ही ज्यादा सीवियर है तो आपको निश्चित ही डॉक्टर की या साइकेट्रिस्ट की सलाह लेनी चाहिए इसमें। नेक्स्ट इलनेस है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। ये भी एक प्रकार का डिप्रेशन है जो महिलाओं में बहुत कॉमन है और ऑलमोस्ट 10 to 15% ऑफ न्यू मदर्स में ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है। इट मीन दैट कि हर 100 में से 10 अगर मदर्स डिलीवर कर रही हैं तो उनमें 10 या 15 महिलाओं को ये पोस्टपार्टम, बच्चा होने के जस्ट बाद डिप्रेशन के सिम्टम्स प्रेसिपिटेट होते हैं। ये भी पूरी तरह से एक बायोलॉजिकल इलनेस है जो कि डिलीवरी के बाद सडन हार्मोन में चेंजेस होने के कारण ये प्रेसिपिटेट हो जाती है। और सेम चीजें इसमें भी है, इसमें माँ का कोई फॉल्ट नहीं है, ठीक है, माँ कमजोर नहीं है या माँ की पर्सनालिटी कोई अनस्टेबल पर्सनालिटी नहीं है, ये हमको बहुत समझने की बात है। और ये एक तरह से मेडिकल इलनेस है, जैसे कि बाकी दूसरी बीमारियों के लिए आप इलाज के लिए जाते हैं वैसे इस बीमारी का भी आप इलाज लेने पे पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। इसमें भी मेन कॉमन सिम्टम डिप्रेशन के ही रहते हैं। डिप्रेस मूड रहता है आपका और एनेडोनिया रहता है, मतलब आपका जिन कामों में इंटरेस्ट पहले रहता था उन कामों में इंटरेस्ट नहीं रहता और ये लक्षण आपके लगातार 2 हफ्ते तक बने रहते हैं, ठीक है। अदर सिम्टम लाइक थकान होना, रेस्टलेस होना, स्लो डाउन होना, अपने आप में गिल्ट फीलिंग आना, ठीक है, बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा चिंता होना या कई बार खुद को और बच्चे को मारने के ऐसे विचार आना, ये कॉमन सिम्टम्स है पोस्टपार्टम डिप्रेशन के। और ऐसे वुमेन्स, ऐसी महिलाएं जिनमें पहले कोई डिप्रेशन का एपिसोड हो चुका है, ऐसी महिलाएं जिनमें प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक सिंड्रोम पीएमडीडी के सिम्टम्स ऑलरेडी पहले से आते हो, ऐसी महिलाएं ज्यादा प्रोन होती हैं पोस्टपार्टम जस्ट डिलीवरी के बाद डिप्रेशन में जाने के लिए, ठीक है। इसके साथ ही कुछ अदर स्ट्रेसफुल सिचुएशन लाइक अगर आपका डिलीवर्ड बेबी इल है ना, हेल्थ प्रॉब्लम्स है या आपके मैरिटल डिस्कॉर्ड्स हो रहे हैं, आप पार्टनर से डिस्प्यूट चल रहा है, पार्टनर आपका नहीं है, तो ये सब चीजें भी डिलीवरी के टाइम पे आपके अंदर डिप्रेशन को प्रेसिपिटेट कर सकती है, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं एज अ वुमेन्स, एज अ फैमिली मेंबर्स, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी मदर, माँ और बच्चे को दोनों को बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा केयर की और इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है। यहाँ पे दोनों चीजें अलग, केयर इज डिफरेंट थिंग एंड इमोशनल सपोर्ट इज डिफरेंट। केयर के लिए तो आप किसी भी आप मेड या हाउसवाइफ के ऊपर डिपेंडेंट रह सकते हैं कि आपको टाइम से खाना कर दे, आपकी हेल्प कर दे, बट इमोशनल सपोर्ट फॉर वार्म इमोशनल सपोर्ट के लिए मदर और बेबी दोनों के लिए किसी भी क्लोज फैमिली मेंबर का कंटिन्यूस आपका सपोर्ट रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। स्किल्ड साइकोथेरेपी और पर्याप्त मात्रा में नींद लेने से ये चीजें काफी हद तक मैनेज हो सकती हैं। अगर सिम्टम्स कंट्रोल में नहीं है, सिम्टम्स की सीवियरिटी ज्यादा है, तो आप एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशंस, काउंसलिंग, इन चीजों का भी आप हेल्प ले सकते हैं। और कई बार सिम्टम्स काफी सीवियर है, अगर आप हत्या के विचार आ रहे हैं, खुद को नुकसान पहुंचाने का, बच्चे को नुकसान पहुंचाने के विचार आ रहे हैं, ठीक है, एकदम से साइकोटिक सिम्टम्स डेवलप हो गए हैं, तो निश्चित ही ऐसे कई बार पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। अदर कॉमन इलनेस फॉर वुमेन्स इज अ पोस्ट मेनोपॉजल डिप्रेशन। इसको मैंने केवल इसलिए इंक्लूड किया है कि एक जस्ट कॉमन मिथ होता है कि वुमेन्स जो मेनोपॉज हो रही है, जिसमें मतलब मेंसेस ऑलमोस्ट खत्म होने वाले हैं अराउंड 40-45 ईयर के बाद वुमेन्स में, तो उनके बाद ऐसा मानते हैं कि फटीग होना, मूड डिप्रेस होना एक कॉमन सिम्टम है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। मेनोपॉज के बाद कोई भी डिप्रेस मूड या फिजिकल सिम्टम्स नहीं होते। और अगर मेनोपॉज के अराउंड अगर आप में एक्सेसिव लिथार्जीनेस और सैड मूड या डिप्रेस मूड है, डेफिनेटली आप में पोस्ट मेनोपॉजल डिप्रेशन के लक्षण आ रहे हैं। और इस चीज को अपन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं चाहिए करना चाहिए, इसको अर्ली आइडेंटिफाई करना चाहिए। और ये किसमें ज्यादा होने के चांसेस हैं? जिन महिलाओं में ऑलरेडी पहले से प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक सिंड्रोम की हिस्ट्री है, जिन महिलाओं में ऑलरेडी पहले ही पोस्टमार्टम डिप्रेशन की हिस्ट्री है ना, और उनकी फैमिली में अगर किसी को डिप्रेशन की हिस्ट्री है, तो ऐसी महिलाएं ज्यादा प्रोन होती हैं पोस्ट मेनोपॉजल डिप्रेशन के लिए। सेम चीजें इसमें भी ट्रीटमेंट अपन क्या ले सकते हैं, एंटी डिप्रेशन थेरेपी ले सकते हैं, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले सकते हैं, साइकोथेरेपी एंड फिजियोथेरेपी इज हेल्पफुल टू मैनेज दीज कंडीशंस। अगली मोस्ट अलार्मिंग कंडीशंस है सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स, ठीक है।
पहले ऐसा माना जाता है कि महिलाओं में नशा करने की प्रवृत्ति सब्सटेंस अब्यूज नहीं होता है, और ये ड्यू टू सोशल इनॉक्यूलेशंस दे आर इम्यून, है ना। बट अभी हमने क्या देखा, अभी हमने रिसेंट ट्रेंड देखा, ये मैंने आपको दिखाना चाहता हूं कि सब्सटेंस अब्यूज इन वुमेन इज ग्रोइंग। हमारे इंडिया में भी महिलाओं में नशा करने की प्रवृत्ति काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। यहाँ पे मैं आपको दो ग्राफ शो कर रहा हूँ। पहले ग्राफ में आप देख सकते हैं एज 12 और 12 साल तक के आसपास में ये बड़ा वाला जो बार है प्रिविलेंस है ना, 10.8 है, महिलाओं में 5.8 है, ठीक है। अराउंड 12 to 17 ईयर्स, मतलब एडोलेसेंट एज ग्रुप में ऑलमोस्ट लड़के और लड़कियों में नशा करने की फ्रिक्वेंसी सेम है, मतलब सेम प्रॉब्लम है। और आगे चल के जो अपन तीसरा बार देख रहे हैं, एज 18 साल या उससे बड़ों में एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में वुमेन सब्सटेंस का यूज कर रही हैं। नीचे वाला ग्राफ हम देखते हैं, एज एज ऑफ 12 to 13 ईयर 3.2% अगर फीमेल सब्सटेंस का यूज कर रही, नशे या नशीले पदार्थों का सेवन कर रही है, तो 17 साल तक पहुंचते पहुंचते लगभग 25.6% वुमेन, मतलब ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइम्स नशा लेने की प्रवृत्ति महिलाओं में बढ़ जाती है, ठीक है। अभी रिसेंट रिसर्च सजेस्ट कर रही है कि अल्कोहल, टोबैको, ओपियोइड, सिडेटिव्स, ये कॉमनली महिलाओं के द्वारा नशीले पदार्थों में उपयोग किया जाता है। नशा करने की प्रवृत्ति पुराने अगर 10 साल के डाटा को हम देखें तो आज के टाइम पे नशा करने की अर्ली ऑनसेट देखने में मिला। लाइक कि अगर 10 साल पहले का हम अनुभव देखें तो महिलाओं में नशा सपोज तो चालू कर रही थी 20 साल या 22 साल की उम्र में, तो आज की डेट में वो जो नशा जो वो 20 साल या 22 साल में चालू करती वो घट के 12 साल या 15 साल आ गया है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, जितने भी लोग नशा करते हैं उनमें भी आगे चल करके नशा करने की प्रवृत्ति, अल्कोहल डिपेंडेंस या सब्सटेंस डिपेंडेंस होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। और अगर आप फीमेल डिपेंडेंस हो गई सब्सटेंस का, तो फीमेल्स में जो भी है जो सब्सटेंस आप ले रहे हैं उसके फिजिकल कॉन्सिक्वेंस, लाइक आपको सबको पता है कि शराब पीने से लीवर खराब होता है, शराब पीने से याददाश्त कमजोर होती है, इवन शराब का तो बॉडी के हर अंग में नुकसानदायक प्रभाव होता है, ठीक है। तो ये जो प्रभाव है ये पुरुषों में कम होता है, महिलाओं में ज्यादा होता है। अगर वही सेम मात्रा में, उसी मात्रा में वो नशा कोई पुरुष करता है और सेम मात्रा में वही नशा कोई महिला करती है, तो महिलाओं में शारीरिक प्रॉब्लम और मानसिक प्रॉब्लम्स होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, ठीक है। दूसरी क्यों इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये कि वुमेन्स आर, आप बेसिकली एक नए लाइफ को जन्म देते हैं, है ना, एक नई पीढ़ी को जन्म देते हैं। और अगर आपका बेबी, आप प्रेग्नेंट है, आपका बेबी बॉम में है और आपको नशा करने की लत है, मींस अगर आपको नशा करने की लत है तो आप चाह के भी अपने डिलीवरी के टाइम पे या प्रेगनेंसी के टाइम पे आप नशे से दूर नहीं रह पाएंगे। और आप प्रेगनेंसी टाइम पे अगर नशे का सेवन कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ही आपके लिए तो नुकसानदेह है ही, आपकी आने वाली जो जनरेशन है, बच्चे हैं, उनके लिए भी बहुत हद तक नुकसानदेह है। तो महिलाओं में नशा करने की अगर प्रवृत्ति बढ़ेगी तो आपकी अभी की जनरेशन और आपकी आने वाली जनरेशन दोनों ही खराब होगी, ठीक है। तो इस चीज को हमको बहुत कंसीडर करना है कि महिलाएं बेसिकली नशे से बिल्कुल दूर रहे। दो कारण है, आपकी और आपके फ्यूचर जनरेशन का इसमें है मैटर ऑफ कंसर्न है। सेकंड इज दैट वुमेन्स में फिजिकल नशीले पदार्थों के फिजिकल शारीरिक नुकसान होने की संभावना ज्यादा है, ठीक है। व्हाट आर द फैक्टर, ऐसे क्या क्या कारण है कि महिलाओं में नशा करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज फर्स्ट वन इज जेनेटिक फैक्टर। अगर आपके जेनेटिक्स में आपके पेरेंट्स में नशा करने की प्रवृत्ति है तो उसके चांसेस आप में बहुत ज्यादा है। दूसरा मेंटल इलनेस, कई बार अर्ली एडोलेसेंट एज ग्रुप में जैसे हमने आपको दिखाया प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक सिंड्रोम्स है या फ्रैंक डिप्रेशन है, अगर कोई वुमेन इस तरीके की किसी मेंटल इलनेस से सफर कर रही है तो निश्चित ही उसमें सब्सटेंस को, नशीले पदार्थों को उपयोग करने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरा है आपके होम, घर में, स्कूल में या वर्किंग एनवायरनमेंट में आप किन लोगों के साथ हैं। अगर आप निश्चित है आपके स्कूल में आपके फ्रेंड्स में सब्सटेंस यूज कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, आपके ऑफिस की पार्टियों में आपके सब्सटेंस यूज हो रहा है, ड्रिंक पार्टी, अल्कोहल हो रहा है, तो दिस आर मोर वल्नरेबल, आपके लिए आपको बहुत प्रोन बनाती है कि आप भी नशीले पदार्थों की ओर चले जाएंगे। नेक्स्ट वन इज स्ट्रेस। कई बार ऐसा देखा गया है कि जो महिलाएं स्ट्रेस का अपने को हैंडल अच्छे से स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पाती हैं तो वो सिचुएशन से क्विट करने के लिए, सिचुएशन से भागने के लिए नशे की ओर अग्रसर हो जाती हैं।
एंड कोई ट्रॉमा या आपका एब्यूज हुआ हो तो ऐसी महिलाएं भी सब्सटेंस या नशीले पदार्थों के सेवन करने के लिए बहुत प्रोन होती हैं। तो इन रिस्क फैक्टर्स को अपन को ध्यान रखना है और हम क्या कर सकते हैं इसे मैनेज करने के लिए। इससे मैनेज करने के लिए बेसिकली हम ब्रीफ इंटरवेंशन कर सकते हैं। अगर हम फैमिली मेंबर से हम खुद नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे हैं तो हम ब्रीफ इंटरवेंशन कर सकते हैं। अपने मोटिवेशन इनहेंसमेंट थेरेपी प्लान कर सकते हैं कि हम नशीले पदार्थों की ओर नहीं जाए। कई बार ऐसा देखा गया कि आप में अगर डिपेंडेंस हो गया है तो जैसे आप नशीले पदार्थों का सेवन बंद करते हैं आप में कुछ फिजिकल सिम्टम्स आने लगते हैं जिसको विड्रॉल सिम्टम्स कहते हैं। कई बार सिम्टम्स काफी माइल्ड होते हैं और ये 4-5 दिनों में खत्म हो जाते हैं। बट अगर कई बार ये सिम्टम्स विड्रॉल सिम्टम्स काफी ज्यादा सीवियर कंडीशन में है तो कई बार आपको इनिशियली डॉक्टर की हेल्प लेनी पड़ती है। और अगर आप नशीले पदार्थ को नहीं छोड़ पा रहे हैं या छोड़ दिया है आपने और बार बार फिर से उसमें इंडल्ज हो रहे हैं तो डेफिनेटली आपको प्रॉपर साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। यहाँ पे आगे बढ़ने पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि एज अ वुमेन स्पेशली फीमेल्स के लिए अगर वो डिपेंडेंट उनमें सब्सटेंस अब्यूज है तो डॉक्टर के पास तक जाने में क्या प्रॉब्लम्स आती है। फर्स्ट इज दैट डिले इन रिकॉग्निशन ऑफ द प्रॉब्लम। लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि ये कोई बीमारी है या ये एक प्रॉब्लम है जो कि हमारी फिजिकल लाइफ एंड हमारी प्रोफेशनल लाइफ और फैमिली लाइफ को अफेक्ट कर रही है। थिंग इज दैट नेक्स्ट इज एसोसिएटेड स्टिग्मा। कई लोगों को आपस में मन में लगता है कि अरे यार मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी एज अ वुमेन होती है यार सर मैं मुझे शराब की लत है या मुझे ब्राउन शुगर लेने की लत है या मुझे कोडेक्स पीने की लत है तो डॉक्टर या हमारे फैमिली मेंबर्स सब क्या सोचेंगे। थर्ड वन इज दैट लैक ऑफ सपोर्ट सिस्टम। कई बार अगर आपके फैमिली मेंबर्स में आपके हस्बैंड हो गए आपके मदर फादर हो गए आपके ब्रदर हो गए आपका सपोर्ट नहीं करते इन चीजों में कि यार ये तो आपकी एक बैड हैबिट है और मैं इस पे कुछ नहीं करूंगा, ठीक है। एंड उसके अलावा भी अदर सोशल एंड साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं। तो ये मेजर जो हर्डल्स हैं कि जो भी लोग सब्सटेंस अब्यूज कर रहे हैं वुमेन्स वो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले पाते हैं या प्रॉपर गाइडेंस उनको नहीं मिल पाता बिकॉज ऑफ ये फैक्टर्स हमारे सामने आते हैं। तो एज अ ऑडियंस एज ए लिसनर अगर हम खुद इससे अफेक्टेड हैं तो हम एक प्रॉपर स्टेप्स आगे बढ़े इसको ट्रीटमेंट के लिए अपन ट्रीटमेंट सीकर्स बने। अगर हमारे किसी कलीग्स में हमारे फैमिली मेंबर्स में तो डेफिनेटली हम उनको सपोर्ट करें और बोले कि डेफिनेटली ये एक प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमको इसमें इंटरवेंशन के लिए एक्सपर्ट से मिलना चाहिए और हमको खुद ही अपना मोटिवेशनल एनहांसमेंट थेरेपी एंड ब्रीफ इंटरवेंशन की हेल्प लेनी चाहिए जिससे कि आप इन चीजों से बाहर आ पाए। नेक्स्ट वन इज दैट स्लीप प्रॉब्लम्स। इंसोम्निया इज द मोस्ट कॉमन स्लीप प्रॉब्लम्स। इट मींस दैट कि नींद की समस्याओं में नींद ना आना सबसे महत्वपूर्ण एक नींद की बीमारी है और महिलाओं में ये समस्याएं बहुत ज्यादा होती है। ऑलमोस्ट 63% से अगर महिलाएं सफर कर रही हैं तो 54% मेल ही सफर कर पा रहे हैं, ठीक है। समटाइम्स वुमेन्स बिगिन टू हैव कभी अभी चालू कब होता है मोस्टली वुमेन्स के साथ में मेजर फैक्टर इज दैट मेंस्ट्रुएशंस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशंस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेनोपॉज। ये तीनों ही कंडीशन में आपका मूड काफी कुछ चेंज होता है और ड्यू टू मूड चेंजेस आपको डिफिकल्टी होती है स्लीप इनिशिएशन में, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं, नींद नहीं आना इज अ डिफरेंट प्रॉब्लम और नींद नहीं ले पाना इज अ डिफरेंट प्रॉब्लम। नींद नहीं ले पाने के कारण क्या होता है कई बार हम अपने डेली शेड्यूल्स में हम कई बार इतने स्टक रहते हैं कि हम प्रॉपर नींद ले नहीं पाते। हम देर से घर आते हैं, देर से खाना खाते हैं और देर से सोते हैं, रात में देर तक मोबाइल यूज करते हैं तो पता कि हम 12 या 1 बजे तक सो रहे हैं और सुबह हम अर्ली उठने की कोशिश करते हैं तो हमारी नींद पूरी नहीं होती। और जब हमारी रात में नींद पूरी नहीं होती है तो दिन में हमको थकान लगती रहती है और दिन में हमको अक्सर नींद आती रहती है और अपने वर्क प्लेस में भी हमको अक्सर नींद आती रहती है, ठीक है। तो दोनों बहुत ही अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। अगर आपको नींद नहीं आ रही है, स्लीप आपको इंसोम्निया है, उसके लिए कुछ मैं टिप्स बता रहा हूं। और अगर आप एडिक्वेट अमाउंट में स्लीप नहीं ले रहे हैं तो प्लीज एंड प्लीज आप अपने रूटीन में से नींद के लिए एडिक्वेट अमाउंट का स्लीप अलोकेट करें जिससे कि आपको उस टाइम पे नींद पूरी हो पाए। जो लोग इंसोम्निया से सफर कर रहे हैं उनके लिए कुछ मैं टिप्स बता रहा हूँ। स्लीप को आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो यू कैन डू एक्सरसाइजेस। आप चाहे तो सुबह एक्सरसाइज करें चाहे तो शाम को, जब भी आपको टाइम मिले बिल्कुल डेफिनेटली आप रोज 20 मिनट की एक्सरसाइज करें। एस्टेब्लिश रेगुलर बेड एंड वेक टाइम। आप निश्चित करें कि आपको 10 बजे बेड पे जाना है, 6 बजे उठना है या व्हाटएवर योर टाइम, ये टाइम फिक्स हो कि कब हमको सोना और कब जगना। ऐसा नहीं हो कि आप कभी 12 बजे सो रहे हैं रात में और कभी आप 9 बजे ही सो जा रहे हैं और कभी आप सुबह 6 बजे उठ रहे हैं तो कभी आप दोपहर में 12 बजे उठ रहे हैं। इससे आपकी स्लीप साइकिल जो है वो डिसरेगुलेट हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये हमको फिक्स करना है। डाइटरी चेंजेस करना है जैसे कि आपको शाम के टाइम पे कैफीन, अल्कोहल, जंक फूड्स अवॉइड करने हैं बिकॉज ऑफ ये सब चीजें आपको
स्टिमुलेट करती हैं, और जब स्टिमुलेट करेंगी तो नींद आने में दिक्कत होगी। इंप्रूव योर स्लीप एनवायरनमेंट। स्लीप, व्हाट इज स्लीप एनवायरनमेंट? स्लीप एनवायरनमेंट के लिए कुछ हम स्लीप हाइजीन की टिप्स बता रहे हैं जो यहाँ पे बगल में मेंशन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि ऐसा पाया गया है कि जो महिलाएं ओवरवेट हैं और जिनमें पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स आ रहे हैं, अगर ऐसी महिलाएं एक्सरसाइज शाम की बजाय सुबह करती हैं तो ये आपको नींद में बहुत ही हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो एक्सरसाइज आप दिन में करें या शाम को करें चलता है, बट अगर आप सुबह एक्सरसाइज करेंगे तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल, आपको ज्यादा लाभदायक है। नेक्स्ट डिसऑर्डर इज एंजाइटी डिसऑर्डर। व्हाट इज एंजाइटी? फीलिंग ऑफ वरीज, है ना, आपको अनावश्यक चिंता होना, नर्वसनेस होना और डर होना किसी भी सिचुएशन से या किसी भी घटना से, ये एंजाइटी कहलाती है। एंजाइटी इज अ नॉर्मल फिनोमेना। एंजाइटी सभी में होती है, सभी को घबराहट होती है, और इवन कई बार ये हमको स्ट्रेस से कोप अप करने के लिए, स्ट्रेस से फाइट करने के लिए एंजाइटी हेल्पफुल होती है। लाइक चैलेंजिंग सिचुएशन है कि आपको कोई टास्क मिल गया ऑफिस में, क्या ये काम इतने दिन में पूरा करना है, ये आपको एंजाइटी देता है, लेकिन उस एंजाइटी के कारण आप उसको वर्कआउट कंप्लीट करते हैं। आप एग्जाम टाइम पे आप ज्यादा एंशियस रहते हैं और आप ज्यादा लंबा पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई को टाइम देते हैं, तो उस एंजाइटी का आपका परफॉर्मेंस बढ़ता है। ठीक है, और आप अपने काम पे फोकस रहते हैं। बट प्रॉब्लम कहां पे होती है? बट एंजाइटी कैन बी प्रॉब्लमेटिक अगर आपकी ये रूटीन डे टू डे एक्टिविटीज को ये अफेक्ट करने लगे। लाइक आप बस में जा रहे हो, आपको डर लगे, बस में मैं सेफ हूं कि नहीं हूं, कोरोना तो नहीं हो जाएगा या डिफरेंट अनहैपनिंग तो नहीं हो जाएगी। ठीक है, आप अपने साथ वाले कलीग से बात कर रहे हैं तो आप में उसको एंजाइटी हो रही है कि अगर मैं बात करूंगा तो कैसे वो मेरे बारे में क्या सोचेगा या मुझे कैसे जज करेगा। These kind of things is that कि आपको इन चीजों में अगर एंजाइटी हो रही है तो डेफिनेटली आपके जो नॉर्मल आपकी जो एंजाइटी कभी कभी कई बार कैन बी ऑल्सो बी सडन अटैक ऑफ टेरर। ठीक है, जिसको अपन पैनिक अटैक भी कहते हैं। ठीक है, बिना किसी डर के अचानक से आप में बहुत एंजाइटी होना चालू हो जाए। ठीक है, और एंजाइटी कैन भी सिम्टम्स देखने में मिलते हैं कभी ना कभी लाइफ में, और महिलाएं पुरुषों की तुलना में इनमें एंजाइटी डिसऑर्डर होने की संभावना 2 गुना लगभग ज्यादा होती है। ठीक है, और अगर हमें एंजाइटी की प्रॉब्लम्स है, अगर हम एंजाइटी से सफर कर रहे हैं, एंजाइटी आप लोग समझ गए होंगे कि एंजाइटी नॉर्मल है, बट अगर आपकी एंजाइटी इतनी ज्यादा है कि आपकी जो नॉर्मल एक्टिविटी है उसको अफेक्ट कर रही है तो डेफिनेटली आपको डिसऑर्डर है। और आप इन चीजों को कैसे मैनेज कर सकते हैं? कई बार काउंसलिंग सेशन या साइकोथेरेपीज आपके लिए काफी हेल्पफुल होती है। ठीक है, और अगर आपके सिम्टम्स इससे कंट्रोल नहीं है तो आप इसके लिए मेडिकेशंस भी ले सकते हैं विद द कंसल्टेशन ऑफ योर डॉक्टर, अपने डॉक्टर की सलाह पे। और कई बार हम काउंसलिंग और मेडिटेशन या साइकोथेरेपी और मेडिटेशन दोनों साथ में एंजाइटी सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए योगा, मेडिटेशन, रिलैक्सेशन टेक्निक, ये चीजें भी आप यूज कर सकते हैं जो आपके एंजाइटी सिम्टम्स को कम करती है। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है फीमेल सेक्सुअल डिसऑर्डर्स। यूजुअली इसके बारे में बहुत कम बात होती है हमारे स्कूल्स में, हमारे प्रोफेशंस में, हमारे आपस में कलीग्स में और वेबिनार्स में। ठीक है, इस टॉपिक को यहाँ पे लाने का मेरा केवल इतना कंसर्न है कि इवन फीमेल्स भी कई बार इसके बारे में बात करने पे कंफर्टेबल फील नहीं करती, चाहे वो अपने हस्बैंड से हो, चाहे वो अपने सेक्सुअल पार्टनर से हो या अपने किसी सहपाठी से। ठीक है, व्हाट इज दिस? persistent recurrent problem with sexual response, desire, orgasm or pain. ठीक है, इट मीन दैट कि सेक्सुअल साइकिल में 3-4 फेजेस होती हैं। फर्स्ट वन इज दैट द रिस्पांस। ठीक है, अगर आपको सामने से सेक्सुअल क्यूज मिल रहे हैं और आपका सेक्सुअल पार्टनर से आपको सेक्सुअल क्यूज मिल रहे हैं तो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट रिस्पांस एंड यू आर रिस्पॉन्ड। समथिंग इज नेक्स्ट इज डिजायर। ठीक है, यू हैव अ डिजायर टू मीट फॉर द सेक्सुअल activities and after the sexual activities you must feel orgasm or relaxation. ठीक है, अगर आपने इन तीनों जगह में कहीं अगर आप में रिस्पॉन्स नहीं आप कर पा रहे हो, ठीक है, आप में अगर सेक्सुअल डिजायर नहीं है, ठीक है, ड्यूरिंग आप ऑर्गास्म नहीं फील कर पा रहे या ड्यूरिंग सेक्सुअल अटैक इफ यू आर फीलिंग पेन, और ये चीजें आपको डिस्ट्रेस करती हैं, ठीक है, आपके रिलेशनशिप को और आपके पार्टनर को। ठीक है, तो this is a female sexual disorder. It means that you are suffering from a female sexual disorder. ठीक है, many women experience this problem with sometimes, कभी कभी कुछ महिलाओं को ये चीजें कभी कभी होती हैं। ठीक है, कुछ
लोगों को ये प्रॉब्लम्स एकदम परसिस्ट कर रही होती है, लंबे समय तक वो प्रॉब्लम परसिस्ट कर रही होती है। आप पार्टनर के फोर्स में या प्रेशर में आप ऑल्दो सेक्सुअली एक्टिविटीज में तो होते हैं, बट यू आर नॉट एबल टू एंजॉय द एक्टिविटीज एंड नॉट फीलिंग सेटिस्फैक्शन आफ्टर द सेक्सुअल इंटरकोर्स आर एक्ट, ठीक है। और फीमेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन कैन ऑकर एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ, ड्यूरिंग द अर्ली एज ऑफ लाइफ और आफ्टर द मेनोपॉज, ड्यूरिंग एनी मतलब जीवन काल के किसी भी समय में कोई महिला इन सेक्सुअल प्रॉब्लम से सफर कर सकती है। और इट मे बी पॉसिबल कि कुछ सर्टेन सिचुएशंस में आपको प्रॉब्लम्स होती हो, इट मींस दैट कि आप कहीं होटल में हो तो वहां का कंफर्टेबल नहीं हो, घर पे सब कंफर्टेबल हो या सब अदर प्लेस में कंफर्टेबल हो, तो इट मींस दैट कि बेसिकली सेक्सुअल रिस्पॉन्स, डिजायर, ऑर्गाज्म और पेन, ये चार मेजर डोमेन्स हैं। ये चारों डोमेन्स आपके अगर रिलेशनशिप परफेक्ट कर रहे हैं, ये चारों डोमेन्स अगर आप में कभी भी आ रहे हैं, इट मे बी कि किसी एक सिचुएशन में आए, किसी दूसरे सिचुएशन पे नहीं आए, एक पार्टनर के साथ आपको प्रॉब्लम्स आ रही हो, नेक्स्ट पार्टनर के साथ नहीं आ पा रही हो, दिस इज अ फीमेल सेक्सुअल डिसऑर्डर्स। व्हाट आर द कॉजेस ऑफ सेक्सुअल डिसफंक्शन? सेक्सुअल रिस्पॉन्स इन्वॉल्व एन ये बेसिकली फिजियोलॉजिकल हो सकते हैं, आपका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अगर गड़बड़ चल रहा है इस कारण से हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल हो सकते हैं एंड सोशियो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस हो सकते हैं। और ये चारों डोमेन है, ये आपके नॉर्मल सेक्सुअल साइकिल को अफेक्ट करते हैं और सेक्सुअल डिस्फंक्शंस कराते हैं। फिजिकल हम एक एक प्रॉब्लम को लेकर चलेंगे, पूरा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। लाइक अगर आपको यूरोजेनिटल कैंसर्स है या आपको अचानक बहुत ही आपको थकान महसूस कर लग रही है, इतने भी पॉसिबल आपको नॉर्मल सेक्सुअल रिस्पॉन्स में इंटरेस्ट, सेक्सुअल एक्टिविटीज में इंटरेस्ट नहीं होगा। कई बार आपका पार्टनर से कंफ्लिक्ट चल रहे हैं, आपके पार्टनर के बीच में आपकी हार्मोनी नहीं है, आपको उनसे झगड़ा चल रहा है, स्ट्रेस चल रहा है, कोई भी कंफ्लिक्ट चल रहा है, देन आपका मूड नहीं हो रहा है कि यार इस पार्टनर के साथ हम सेक्सुअली एक्टिव हो। अदर थिंग इज दैट साइकोलॉजिकली अगर आप में पहले से कोई मेंटल इलनेस लाइक डिप्रेशन हुआ है, एंजाइटी है, या पहले कोई आपका सेक्सुअल असॉल्ट हो चुका है, तो ये चीजें आपको बहुत ही टेरिफाइंग रहती है, बहुत ही डरावनी लगती हैं और आप एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाते सेक्सुअल एक्टिविटीज में। कई बार सोशियो कल्चरल इन्फ्लुएंस रहता है, कुछ लोग मानते हैं कि सेक्सुअल एक्टिविटीज आर नॉट अ गुड थिंग, ये अच्छी बात नहीं है, भगवान ने तो सेक्स केवल अपने को बच्चे संतान पैदा करने के लिए दिया है। These kind of thoughts having few kind of cultural societies and they are not openly talk about these things, और ऐसे लोगों में चीजें मिलती हैं, ठीक है। और डिसरप्शन इन ये चारों डोमेन्स में, साइकोलॉजिकल, फिजिकल, इंटरपर्सनल एंड सोशियो कल्चर, इन चारों डोमेन्स के आपस में इंटरेक्शन में अगर कोई भी प्रॉब्लम है, अगर प्रॉपर्ली ये नहीं है या डिसरप्शन हो रहा है, तो दिस कैन लीड टू फीमेल सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, ठीक है। इसको ठीक कैसे कर सकते हैं? तो ठीक करने का, जैसे ये मल्टी डायमेंशनल है, तो आपको जिस डोमेन में लग रहा है कहां पे इश्यूज है, उन चीजों को आप बिल्कुल ठीक करें, ठीक है। जैसे कि आपको लग रहा है कि आपको इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट है रिलेशनशिप में, आप डेफिनेटली उसको बैठ के सॉर्ट आउट करें। अगर आप में साइकिक कोई प्रॉब्लम चल रही है, लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी, यू कैन टेक केयर ऑफ प्रॉपर ट्रीटमेंट फॉर दैट थिंग्स। कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो रही है, लाइक कि आप थकान है, आपका कोई न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, यू ऑल्सो आप इस कंडीशन को बिल्कुल डॉक्टर से मिलकर सलाह लेके इस चीजों को दूर कर सकते हैं। एंड जो डिस्ट्रप्शन हुआ है आपके इन चारों डोमेन में, उसको आप कोऑर्डिनेट करके अपनी नॉर्मल सेक्सुअल लाइफ फॉलो कर सकते हैं। हाँ, मोस्ट नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट थिंग इज ईटिंग डिसऑर्डर्स, बहुत ही कॉमन है फीमेल्स में और बेसिकली टीन एज में आपके जैसे आपके बच्चे हैं, लाइक स्कूल गोइंग है, 10th 12th में है, तो ये ईटिंग डिसऑर्डर्स में बहुत कॉमन है। बेसिकली 3 टाइप की ईटिंग डिसऑर्डर्स होती है, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बिंज ईटिंग एंड बुलिमिया नर्वोसा, ठीक है। बेसिकली इसमें होता क्या है, जो भी फीमेल्स है वो माइंड में ये रखती है, इमेजिन करके रखती है कि मुझे दुबला होना है, मुझे बहुत पतला होना है, मुझे लीन थिन होना है और मैं बहुत ही ओबेज हूं। तो क्या करती है बेसिकली रिस्ट्रिक्शन इन एनर्जी इनटेक रिलेटेड टू रिक्वायरमेंट, जितनी उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट है उससे वो एनर्जी रिक्वायरमेंट कम कर देती है, जितना उसको खाना चाहिए उससे बहुत कम खाना कर देती है, ठीक है। और उसमें क्या होता है अक्सर इंटेंस फियर ऑफ वजन बढ़ने को लेकर के उसमें बहुत ही ज्यादा डर रहता है और उसको ये डर बना रहता है कि कहीं मोटी ना हो जाए, कहीं मोटी ना हो जाए, ठीक है। एंड खुद के बॉडी को रॉन्गली परसीव करती, ऑल्दो वो गर्ल बहुत ही लीन और थिन है, बट वो अपने आप को परसीव करती कि नहीं यार मैं तो बहुत ओबेज हो गई हूं, मैं तो ओबेज हूं, तो मुझे वेट लॉस करना चाहिए। तो क्या करते हैं ऐसे बच्चे, ये खाना कम कर देते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करना चालू कर देते हैं। कई बार अगर भूख लगी और खाना इन्होंने खा लिया, नेक्स्ट मोमेंट इनको ध्यान आता है कि मैंने तो बहुत ज्यादा खाना खा लिया, तो उसके लिए क्या करते हैं वो वोमिटिंग करना चालू कर देते हैं, ठीक है। दीज आर द इंपॉर्टेंट
सिम्टम्स ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर्स। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अगर ईटिंग डिसऑर्डर्स को ठीक नहीं किया गया तो ये इट कैन बी डेंजरस एंड लाइफ थ्रेटनिंग, है ना। ये जानलेवा और शरीर को बहुत ही नुकसान करने वाला हो सकता है, बिकॉज ऑफ आपकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो आप इंटेक ले नहीं पा रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आफ्टर ऑल योर बॉडी, आपकी शरीर बिल्कुल धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा, उसमें बहुत सारे पोषक तत्वों की कमी होती जाएगी, कुपोषण का शिकार हो जाएगा।